ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਰੀ ਬਰੀ ਬਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਹਦੀ ਸਾਡੇ। fan ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਕਾਦੀ ਫੈਨ ਦੀ ਸਾਡੀ, ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਸ ਬੜਾ ਸਮਝਿਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ਾ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਜ਼ਾ ਦੇ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਹੀ ਆਖ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। करना चाहिए यार, मुनाफिस ही करना जो प्रोसिक्यूट हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम, शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। सुप्रीम कोर्ट से आज एक मुकदमे की समाअत का हवाला लेकर आपके पास आए हैं। रोज़ाना आप सियासी मुकदमात की दुरुदात तो सुनते रहते होंगे और वहाँ पर तेज़ रफ्तार इंसाफ भी मिलता है। और आज हम जो आपके सामने एक आम पाकिस्तानी का केस का अहवाल लेकर आए हैं, और ये एक वक़ुआ जो कि 2003 में हुआ था, और 2003 में शुरू होने वाला ये मुकदमा 20 साल बाद 2024 को आज अपील की स्टेज पर डिसाइड हुआ है, लेकिन अभी रिव्यू का हक़ बाकी है। तो एक तरफ जो है हम देखते हैं कि अदालतों में एक मखसूस सियासी जमात के लोगों के मुकदमात जो हैं किस तेज़ रफ्तारी से चलते हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी का मुकदमा अपील तक पहुंचते पहुंचते 21 साल 20 साल लग जाते हैं। आज का मुकदमा जो है उसमें जो दोनों वकला थे, इस्तगासा की जानिब से और जो है वो क्या वकील सफ़ाई और वकील इस्तगासा, दोनों मेरे साथ हैं। जनाब जुल्फ़कार भुट्टा साहब जो हैं ये जो हैं वो वकील इस्तगासा के तौर पे थे, जबकि वकील सफ़ाई हमायूं साहब पूरा नाम हमायूं रशीद जो हैं वो मुल्ज़िम की तरफ से वकील थे। तो ये वक़ुआ क्या है, ये कब शुरू हुआ और आज क्या फ़ैसला हुआ? गो कि ये मुल्ज़िम बरी हो गया है, लेकिन ये मुकदमा कब और कैसे शुरू हुआ था वो जानते हैं। पहले तो हमायूं रशीद साहब, ये मुकदमा क्या था और कब जो है ये शुरू हुआ, वक़ुआ क्या हुआ था? ये 29/5/2003 का वक़ुआ है। एज़ पर जो है प्रोसिक्यूशन के मुताबिक है, उनके कहने के मुताबिक है कि नसरुल्लाह ख़ान मुदई था। उसने कहा कि सुबह 4 बजे जो है वो गली में से गुज़र रहा था, उसने देखा है कि एक मुल्ज़म जो है इमरान उर्फ़ मानी, जिसका मैं वकील था, वो और एक मैमूना ज़ौजा मंशा, ये दोनों इनको बैठक में कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा। गवाहान ने खिड़की में से बल्ब जल रहा था। बाद में जो है वो जब आए, बाद में उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और बाद में हमसाये के घर से एंटर हुए घर में, और वहाँ पर उन्होंने देखा कि ये दो मुल्ज़मान जो हैं इन्होंने मिलकर कत्ल कर दिया है ग़ुलाम सकीना और मोहम्मद सदीक़ को। ये प्रोसिक्यूशन का ब्रीफली केस था। केस दर्ज हुआ 29/5/2003 को। बाद में ये इसका ट्रायल हुआ वज़ीराबाद में। आप मेरी तरफ देख के बात कर सकते हैं। वज़ीराबाद में हाँ। ये और एडिशनल सेशन जज साहब ने इनको जना बिल रज़ा में सज़ा किया 7 साल, जुर्माना 10,000 रुपया, और 302B में और रेड विद 34 में इसको डेथ सेंटेंस दी, जबकि को एक्यूज मैमूना को उम्र कैद दी। ये फ़ैसला हुआ ट्रायल कोर्ट ने किया 2004 में। उसके बाद 2004 में 27/5/2004 का बाद में अपील, क्योंकि जना बिल रज़ा में भी ये सज़ा हुआ था, इसलिए इसकी अपील फ़ाइल हुई बिफोर ऑनरेबल फेडरल शरीयत कोर्ट। उन्होंने 2012 में इसका जो है फ़ैसला किया, क्योंकि मुल्ज़म को जो है डेथ सेंटेंस हुई थी। अल्टीमेट जो इसकी कन्फर्मेशन होनी थी वो अपील के बाद होनी थी फेडरल शरीयत कोर्ट के डिसीजन में। मर्डर रेफरेंस किया वहाँ पर, उन्होंने मर्डर रेफरेंस जो है उसको जो है अब रिप्लाइड इन अफर्मेटिव और डेथ सेंटेंस अपहेल्ड रख दी। बाद में ये फिर अपील फ़ाइल की सुप्रीम कोर्ट में 2018 में। इसमें 2012 में ये अपील फाइल हुई। अपील 2012 में अपील फाइल हुई। मतलब 2004 में एडिशनल सेशन जज ने इसका फैसला दे दिया, डेथ सेंटेंस प्लस जना बिल रज़ा के अंदर 7 साल जी।
और फिर उसके बाद आपने अपील की फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर, जी और फेडरल शरीयत कोर्ट ने 2012 में इसको डिसाइड 24/1/2012 किया, 2012 में। जी और फिर 2012 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जी जो कि 2018 में लीव ग्रांट हुई, लीव ग्रांट और आज 2024 में इसका फैसला हुआ। 24 में फैसला हुआ। अल्टीमेट जो है डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट और अदरवाइज जो है अक्विटल, वो आज 21 साल बाद जो है वो डिटर्मिनेशन हुई है इसकी, जो है केस की फेट का फैसला हुआ है। तो ये अदालत ने बरी किस बुनियाद पे की? क्योंकि प्रोसिक्यूशन तो कहती कि 3 विटनेसेस इसके गवाहान जो हैं वहाँ मौजूद थे, तो क्या शक का फ़ायदा दे के बरी किया है आज अदालत ने? बेनिफिट ऑफ डाउट ही होता है अक्विटल में, क्योंकि प्रोसिक्यूशन अपना केस, क्योंकि कानून के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने और साबित करना होता है उसमें, और अदालत ने करार दिया है कि प्रोसिक्यूशन का केस जो है इम्प्रॉबेबल है, और इस सूरत में अक्विटल उन्होंने की है। क्योंकि आज ऑर्डर जो था वो लिखवाया कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इस्तगासा ने अपना मुकदमा जो है वो साबित करना होता है जी। तो बहुत सारा उसके अंदर ये है कि जो विटनेसेस थे वो पहले तो गैर ज़रूरी करार दे दिए 2 विटनेसेस, ठीक है, प्रोसिक्यूशन ने। फिर ना सिमन लिया गया, अगर वो जना कर रहे थे तो उसका था कि कोई सिमन लिया जाता, कुछ वहाँ से दीगर मवाद इकट्ठा किया जाता, और फिर दूसरा जो है किसी ने ये आई विटनेस भी नहीं है, और जिसको बंदे को रखा था जो नसरुल्लाह और खालिद नवाज, नसरुल्लाह और दूसरे कौन थे, 2 गवाह, महमूद और मोहम्मद नवाज, हाँ, उन्होंने जो है, तो ये प्रोसिक्यूशन की लैप्सेस की वजह से ये बरी हो गया, शक का फ़ायदा मिला, और इतने अरसे तक आपने भी ये केस लड़ा, तो कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल? पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा मसला है वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग आते हैं उन एक तो रश ऑफ वर्क इतना ज़्यादा पुलिस के ऊपर होता है कि वो जब एक केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू ही कर रहा होता है तो दूसरा केस आ जाता है, दूसरे की कर रहा होता है तीसरा आ जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें अगर आप ये कहें कि टोटल पुलिस का फॉल्ट होता है, तो पुलिस का फॉल्ट इसलिए नहीं होता कि बहुत ज़्यादा रश ऑफ वर्क है। ये जो केसेस कोर्टों तक आते हैं ये शायद आधे भी ना आते हैं, और रास्ते में ये लोग थानों में बुला के और मामला इनके सॉल्व करवा देते हैं कुछ किसी ना किसी तरीके से। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी तादाद में ऐसे पिटिशन्स आती हैं कि जिसमें कि पुलिस FIR ही रजिस्टर नहीं करती, और सीरियस ऑफेंसेस में भी जो है पुलिस FIR लॉन्च नहीं कर रही होती, इस डर से कि हम इतना बर्डन कहाँ से लेंगे। फिर जब ये केस रजिस्टर हो जाते हैं तो फिर पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर होता है, और मुख्तलिफ ज़राए से लोग उनको डराते हैं, धमकाते हैं। पुलिस ने आप लोगों ने डराया धमकाया था जी पुलिस को? नहीं, मैं एक जनरल बात नहीं, इस केस की बात करें ना, ये केस का आज आप हार गए हैं केस, तो वो सारा मुद्दा पुलिस पे तो ठीक है आप डालेंगे, लेकिन आप केस भी तो मैं आपको बताता हूँ ना। अब देखें, इसमें प्रोसिक्यूशन ने क्या गलती की कि जो स्टार विटनेस था जिसको लाना चाहिए था, कि जिस कस्टडी में वो मुलज़म रहा गया और जिसने तमाम उसको लुक आफ्टर किया, उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया। अब नेचुरल सी बात यह है कि जो एक स्टार विटनेस है, अगर आपने उसको ड्रॉप कर दिया तो वो एक डाउट क्रिएट कर देता है आला अदालत के जज के जहन में कि भाई ये क्यों ऐसी वजह थी कि क्यों उसको ड्रॉप कर दिया गया। प्लस इसमें जो और चीज़ें आई, एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट थी, और वो ये था जिसको एक्सप्लेन नहीं किया गया नीचे, वो ये था कि रिकॉर्ड ये साबित कर रहा था कि जिस वक्त उन्होंने हमला किया और जैसे FIR में था, तो उसमें ये बात सामने आ रही थी कि उस वक्त इमीडिएट डेथ नहीं हुई। तो जज साहब का एक ये भी सवाल था कि अगर कोई शख्स वहाँ पर ऐसा इंसिडेंट हुआ है और एक आदमी उस वक्त ज़िंदा था, तो उसको, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी ये थी कि ये जो 2 गवाह थे खालिद और नसरुल्लाह जो हैं, उसने नसरुल्लाह ने खालिद को कहा कि तुम इनको दरवाजे बंद कर दिया, इसको इनको पकड़ के रखो, तो मैं जाके पुलिस को लेके आता हूँ, और 1.5 घंटा दूर पुलिस स्टेशन था, और वहाँ से वो लेके आया। इस दौरान में ना वो बरहना हालत में थे, ना मतलब उन्होंने कपड़े, मतलब ज़ाहिर है वो वाले सवालात थे ऐसे। ये जो मेन जिस चीज़ से वो हुआ, एक तो उस विटनेस को इन्होंने पेश नहीं किया जो सबॉर्डिनेट कोर्ट थी ट्रायल कोर्ट के अंदर। दूसरा जो ये बात थी, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था कि अगर वो ज़िंदा थे जिस तरह के रिकॉर्ड में या मेडिकल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आया आपने बीइंग अ रिलेटिव
आपने उनको क्यों नहीं ऑफिस हॉस्पिटल शिफ्ट करने की कोशिश की, और ये चीज़ें थी। और ये एक ऐसा मेजर चीज़ जो जज साहब ने पूछी, और यहाँ पर ही आके फिर वो, और जाहिर सी बात है कि जज साहब का फिर मौक़िफ़ ये था कि फ़ौजदारी कानून का लॉ ये होता है कि अगर मामूली सी भी कहीं लूप होल नज़र आए तो उसका बेनिफिट जो है वो मुल्ज़म को ही पहुँचता है। तो एज सच ये 2 पॉइंट ऐसे थे जिस पे क्योंकि क्रिमिनल केस तो है ना कि विदाउट रीजनेबल डाउट जो है आपने प्रूव करना होता है। अब ये हालांकि केस स्ट्रॉन्ग अदरवाइज स्ट्रॉन्ग था, जिस तरह पुलिस ने बनाया था, अगर वो तमाम विटनेसेस पेश कर दिए जाते और वो जो सरकारी वकील साहब थे ट्रायल कोर्ट के, वो उनको वो ना करते, विड्रॉ ना करते, तो मैं समझता हूँ कि आज शायद सिचुएशन ज़्यादा बेहतर होती। लेकिन इस वजह तो से ये जो इतने साल लगे, ये अमूमी तौर पे ऐसे ही लगते हैं और फिर यहाँ पे एडहॉक जजेस के ऊपर जो है अपॉइंटमेंट पे वो की जाती है। अब ये शरीयत कोर्ट का मामला 2018 की लीव ग्रांट हुई भी आज 6 साल बाद लगी, ये क्या है? देखें, बात यह है कि जो ट्रायलों का डिले होता है, इसमें मेजर पोर्शन जो है वो वकला का होता है कि वकला जो हैं वो एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन देते हैं। जब भी कोई सामने आ जाता है, इतने केस ले लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकला कि उनसे संभाले नहीं जाते, और ना वो जिस वक्त वो विटनेस आता है तो उनकी कोशिश यही होती है। जनरल प्रैक्टिस पाकिस्तान में ये है ट्रायल कोर्ट के अंदर के वकील ये कोशिश करता है कि गवाह को इतना तंग किया जाए कि वो आना छोड़ दे और उसके बाद उसके पास एक बहाना बन जाए जी गवाह नहीं आए। अच्छा, ये इसमें को एक्यूज मेमूना एक खातून है जो शादीशुदा खातून है, जो मिसेस मंशा है, उसकी बेल हो गई थी। उसके वकील लतीफ़ खोसा साहब थे, जो रिकॉर्ड के अंदर मुझे पता लगा है जी। तो वो उनकी बेल किस बुनियाद पर हो गई थी और कहाँ से हुई थी? हाई कोर्ट से हुई थी, अपना फेडरल शरीयत कोर्ट से हुई थी? वो ऑर्डर वैसे मेरी नज़र से नहीं गुज़रा है कि, मगर वो मैंने जो पूछा उससे कि जब वो पकड़ी गई उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी, और बाद में ड्यूरिंग ट्रायल उसमें उसका बच्चा पैदा हुआ, और उस वजह से जो है उसको ड्यूरिंग ट्रायल बेल मिल गई। बाद में फेडरल शरीयत कोर्ट का जब फैसला हुआ, उस वक्त उसकी पेंडेंसी के दौरान चूँकि बच्चा शीरखार था, इस वजह से अदालतों ने ग्रेस दिखाते हुए उसको ली, उस पर कॉन्फिडेंस किया। वैसे उसको आना चाहिए था, ट्रायल अपील को फेस करती, मगर बाद में वो एब्सकॉन्ड कर गई, और 2004 में उसकी बेल हुई है 2004 में बेल हुई और उसके बाद से फिर वो गायब हो गई। इश्तिहारी हो गई, और उसके परपेचुअल वारंट्स ऑफ अरेस्ट जो है वो है, अल्टीमेट। और फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर इस मुकदमे को अलग कर दिया गया इस मुकदमे से आज भी, क्योंकि ये बात सामने आई थी। जी। अब वो उसने बाद में अपील जो है उसकी बाद में जो है उसने अपील कोई रजू नहीं किया है, चूँकि वो इस को एक्यूज़ की डेथ कंफर्म हो गई थी। मोस्ट लाइकली उसने केस का फैसला देखते हुए शायद पेश नहीं हुई है, ये खुदा जाने, बेस्ट रीजंस नोन टू हर। चलें इनसे पूछते हैं। भुट्टा साहब, आपने बड़े दबे दबे लफ्ज़ों के अंदर एक मुआशरती समाजी मसाइल की निशानदेही करने की भी कोशिश की कि जी ये जिस इलाके का केस है वहाँ पे लोग जो हैं वो शादियाँ करके तो बाहर चले जाते हैं, तो ये क्या किस तरफ इशारा था आपका? देखें, ये बहुत बड़ी माशरती ख़राबी है हमारे मुल्क में, और कि अक्सर औक़ात ये होता है कि बच्चे जवान होते हैं और माशाल्लाह अच्छी ग़िज़ाएँ खाते हैं, अच्छी हेल्दी होते हैं, और आप उनकी शादियां कर देते हैं। शादी करने के बाद फिर आप उनको बच्चे जो है हफ़्ता या 10 दिन रहते हैं और उसके बाद चले जाते हैं 2-2 साल 3-3 साल के लिए। तो देखें, एक नेचुरल तो ये जो मेमूना है, नहीं, मैं इसका हस्बैंड मंशा क्या बैरून मुल्क था? एज पर प्रोसिक्यूशन के मुताबिक वो सऊदी अरब जॉब करता था। आपका मेरे फाजल दोस्त का कहने वाला है कि पैसे बेशक कम बचें, बीवी बच्चे साथ रखें। देखिए, मैं ये इस केस से हट के मैं एक बात बता रहा हूँ। जनरल जो वहाँ का ट्रेंड है लोगों का, कि लोग शादियों के बाद अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं और बीवियों को छोड़ जाते हैं। जब वो पैसे कमाने में लग जाते हैं, बच्चे यहाँ रहते हैं, तो बहुत से कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाते हैं और चीज़ें ऐसी आती हैं। तो ये लोगों को कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपकी नई शादी हुई, तो कम से कम ये कि आप उस वक्त जो है कुछ अरसा आप अपने बेगमात को अपने साथ रखें, क्योंकि अदरवाइज़ फिर घरेलू झगड़े भी शुरू हो जाते हैं और चीज़ें भी शुरू हो जाती हैं। जनरल इस केस से हट के मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारे जो ट्रेंड, आपने तो इसी केस का हवाला दिया ना, बिलखुसूस आप वो बता रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन का केस ये था कि मेमुना, उसका हस्बैंड मंशा जो है वो सऊदी अरब के अंदर होता था। क्योंकि हो ये रहा है कि जो एक्यूज़ है मानी इमरान, वो भी एक जवान 22 साल का लड़का था। उसका फजर के वक्त एक कमरे के अंदर किसी के साथ मौजूद होना
देखिए उस लड़की ने जो थी उसने तो ये कहा है कि उसके साथ वो कुछ और अपने बयानात में उसने कुछ और स्टोरी इसमें दी है। अब देखें वो बात ये कि ये क्योंकि मामला इतना सेंसिटिव है खातून से मुताल्लिक, इसको हम इस तरीके से हम डिस्कस नहीं कर सकते कि लेकिन उन्होंने अपने एक बयान में किसी उस पर कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं कि आई वॉज अलोन एट होम। तो बात यही है कि सिंपल मैं इस बात पे ये कहूँगा कि अकेले नहीं छोड़ के जाना चाहिए और आप लोगों को चाहिए कि अपने साथ जर्नलाइज्ड बात कर रहे हैं, जर्नलाइज्ड ही कर रहे हैं। वैसे भी ज़िंदगी खूबसूरत है, मियाँ बीवी को इकट्ठे रहना चाहिए। वैसे जर्नलाइज्ड पैर में इस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे जर्नलाइज्ड इनका मेरा ख्याल है कहने का मतलब है कि ज़िंदगी खूबसूरत है, उसको एंजॉय करना वकील चाहिए। सफाई हैं जी आप वाकई वकील सफाई हैं। हाँ जी, मैं अपने दोस्त का भी वकील हूँ ना, फाजल दोस्त भी तो है ना। देखिए मैं आपको जो बेसिक बताऊँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों का माहौल अब ऐसा हो चुका हुआ है। अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अब उसका एक इलाज ये निकाला है कि जो एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन जहाँ 2-2 रुपये के लगते थे वहाँ उन्होंने 500 रुपया कर दिया। और जो वकील अब एप्लीकेशन लगाया, हालांकि इसके खिलाफ पटिशनें आ गई हैं, कहीं ज़्यादती भी होगी। एक्चुअली गवर्नमेंट ने इसीलिए अब वो जो 2 रुपये की जगह पर उन्होंने 500 रुपये लिख दिया है कि लोग एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन देते वक्त उनको पता चले कि यहाँ कॉस्ट लगेगी। तो बात यह है कि हमारे यहाँ देखें वकील उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने फौजदारी की वकालत की, खासी की, अच्छा अल्लाह का शुक्र है मेरा कोई भी केस जो है ना जो मैंने ट्रायल में किया वो ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 महीने 11 महीने से ऊपर नहीं गया। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने ट्रायल कोर्ट में तो ये भी 1 साल के अंदर डिसाइड हो गया था। ये तो लेटर ऑन अपील स्टेज के ऊपर, मतलब फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर जो है वो 2004 के अंदर अपील गई है और वो डिसाइड हुई है 2012 में, 8 साल के बाद। आगे क्या होता है और फिर 8 साल के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आई है और 2012 में आने वाली अपील 2018 में लीव ग्रांट होती है और 2024 में आज अपील का फैसला होता है और वो भी शक की बुनियाद के ऊपर एक बंदे को आप बरी करना पड़ता है अदालतों को। हाई कोर्ट में आज चीफ जस्टिस ने यही रिमार्क्स दिए थे ना उन्होंने कि इस्तगासा जो है ना ये पुलिस अपना काम ठीक तरह से करती नहीं है और जज को ऊपर डाल देते हैं। देखिए हाई कोर्ट में एक तो पुलिस काम जो है बेचारी नहीं करती सही, उसके अलावा एक और भी मसला आता है। हाई कोर्टों के मेजर अपॉइंटमेंट्स पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर होते हैं और बिल्कुल मेजर अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल नहीं। मैं आपको नहीं रीज़न मैं आपको रीज़न दे रहा हूँ। होता यह है कि जो आदमी फौजदारी का वकील होता है, जो एक्सपर्ट होता है, वो एक केस को फ़ौरन जैसी फाइल पढ़ता है वो समझ जाता है कि इसमें क्या है। अब आप इवन सुप्रीम कोर्ट को आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो मेजॉरिटी जो है जजेस की, ये मेजॉरिटी वो है कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद पहली दफ़ा शायद फ़ौजदारी केसों को डिसाइड करना शुरू किया और उनको तो जाहिर सी बात है कि एक वो शख्स जिसने पिछले 25-30 साल से फ़ौजदारी की वकालत की होती है उसमें, और जज बनने के बाद अगर आप फ़ौजदारी केस को हाथ लगाएंगे तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो एक ये भी इनको चाहिए कि मैं वैसे इस बात से थोड़ा सा करूँगा कि कार्नेलियस साहब बेसिकली मेरी जहाँ तक मेरी नाकस इल्म है बेसिकली सिविल के थे, सिविल के लॉयर थे, मगर उन्होंने बहुत ग्रेट जजमेंट्स लाइक नूरुल्लाह केस, उन्होंने बकिया भी जो बड़े अजीम शान फैसले किए, प्रिंसिपल्स किए हैं। मगर जजेस आने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में ताकि पेंडेंसी कम हो। अब 2 जजेस जो फ्रेशली अपॉइंट किए हैं, चलें अपील अगेंस्ट अक्यूटल्स लगाई हैं, कुछ लगे तो हैं केस, ऑल्दो उनको अभी बिलें साइन नहीं की हैं, चलें कुछ काम आगे तो बढ़ा है ना अपॉइंटमेंट्स हों चक ताकि सिस्टम बेहतर से बेहतर हो, ताकि ये जो डिले है ना डिले ज़्यादा बड़ा फैटल है। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड की बात है। जो जनाब ये एक आम शहरी का मुकदमा था, एक आम शहरी इमरान उर्फ मानी इस बंदे का नाम है जिसका ताल्लुक उन्होंने बताया कि वज़ीराबाद से है और 2004 में 1 साल में ट्रायल तो नीचे कोर्ट में कंक्लूड हो गया, लेकिन अपीलों की स्टेज के ऊपर कंफर्मेशन की हद तक क्या होता वो 20 साल लगे और 20 साल के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के शरीयत एपलेट बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ कर रहे थे, उसमें ये अपील जो है वो आज डिसाइड हुई है। 2018 में लीव ग्रांट हुई थी 6 साल के बाद। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं अदालतों की तरफ से ऐसे रिमार्क्स भी आते हैं कि ये फ़लाँ जो सियासी लीडर है ये कोई आम फरियादी नहीं है और दूसरी तरफ आम आदमी के मुकदमात। अब इसमें एक्यूज़ जो था अगर उसको इसका जुडिशल सिस्टम का फ़ायदा हुआ है तो दूसरी तरफ जो मुद्दई थे उनको भी तो इसका नुकसान हुआ। बहरहाल अभी और मराहिल भी बाकी हैं, इस मुकदमे में अभी फ़ैसला लिखा जाएगा, ना जाने अब फ़ैसला कब लिखा जाएगा और जब ये फ़ैसला आएगा फिर उसके बाद ये
कहीं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाएगा, वहाँ से इसका रिलीज़ ऑर्डर बनेगा सेशन जज के पास, और फिर इस दौरान में क्या होगा, कितने पैसे खर्च होंगे, ये मुद्दई जो मानी के वालिद हैं उनसे मेरी बात हो रही थी। जब वो निकल के बाहर आए तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जनाब इतने अरसे आपने इस केस को, क्योंकि वालिद था वो केस लड़ रहा नीचे से ऊपर तक, तो मैंने पूछा कि क्या क्या बेचा, क्या क्या कुछ आप कहाँ से अपना वो सब कुछ करते रहे, तो उन्होंने कहा उनके पास 2 किल्ले ज़मीन थी, वो ज़मीन भी बिक चुकी। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।